हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वीके मिश्रा खान ग्लोबल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सूर्य और सूर्य की संरचना के बारे में। यदि हम सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा है। आइए हम लोग समझते हैं एक एक बिंदुओं पर। यदि हम सूर्य की बात करें, सन की बात करें, तो सूर्य एक तारा है। अब जैसे हमने कहा कि सूर्य एक तारा है, तो आखिर में आपके मन में उठेगा कि सर सूर्य एक तारा क्यों है? उठना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई खगोलीय पिंड या सेलेस्टियस बॉडी जिसमें या जिससे उष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसे हम तारा कहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि चूंकि सूर्य में स्वयं का प्रकाश है, स्वयं की उष्मा है, इसलिए हम कहते हैं सूर्य एक तारा है। यदि सूर्य एक तारा है तो इसके द्रव्यमान का, यदि इसके हम मास की बात करें, तो इसके द्रव्यमान का 70%, हाँ जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, 70% हाइड्रोजन। दिस इज 70% जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। देन साथ ही साथ में हाइड्रोजन से बना है। अगला यदि हम बात करें, दिस इज 28%, 28% की बात करें तो हीलियम से बना है। एंड 2% यदि हम बात करें तो जो 2% है वो अन्य तत्वों से है। तो यदि हम सूर्य के द्रव्यमान, यदि हम सूर्य के मास की बात करें, तो सूर्य का जो द्रव्यमान है, इस सूर्य के द्रव्यमान का 70%, 78% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य तत्वों से मिलकर बना है। यदि हम इस सूर्य के संरचना पे नजर डालें तो यहां पे यदि हम सूर्य के केंद्र से लेकर के, यदि हम सूर्य के केंद्र से लेकर के और वायुमंडल तक हम यदि डिस्कस करें, यदि हम इस पर नजर डालें, तो हमें इसके 6 लेयर प्राप्त होते हैं। कितने लेयर्स प्राप्त होते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सर 6 लेयर प्राप्त होते हैं। दिस इज 6 लेयर। इन 6 लेयर में पहला जो यहां पे इन 6 लेयर में सूर्य के जो केंद्र का भाग है, ये जो आप देख रहे हो व्हाइट कलर का देख रहे हो ना, ये जो सूर्य का ये कोर है, दिस इज, ये कौन सा भाग है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये सूर्य का कोर भाग है। देन सेकंड, इस कोर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, जो आपको यहां पर देखोगे येलो कलर का दिखाई देता है, ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये कौन सा जोन है? तो आपका जवाब होगा कि सर ये रेडिएटिव जोन है। इसे हम कौन सा जोन कहते हैं? इसे हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। एंड देन इस रेडिएटिव जोन के चारों ओर, या इसे हिंदी में हम विकिरण मंडल कहते हैं। इस विकिरण मंडल के चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का, दिस इज कन्वेक्टिव जोन। इसे हम जो नाम देते हैं, ये कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र होता है? कन्वेक्टिव जोन, जिसे हम संवहन मेखला कहते हैं। और जो सूर्य की सतह है, आप देखते हो ये सूर्य की सतह है, इस सूर्य की सतह को हम कहते हैं, नाम देते हैं फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। अब सतह से यदि हम, जैसे पृथ्वी की सतह आप देखते हो, तो पृथ्वी की सतह से पृथ्वी का वायुमंडल है, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में आप बात करते हो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इसी प्रकार जो ये सूर्य है, इस सूर्य की सतह से यदि हम ऊपर की ओर जाए तो ये सूर्य का वायुमंडल है। जो सूर्य की सतह से लगा हुआ जो वायुमंडल है, इसे हम नाम देते हैं क्रोमोस्फीयर। इसे हम नाम देते हैं, मुख्यतः जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं क्रोमोस्फीयर। और जो क्रोमोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर जिसे हम हिंदी में वर्णमंडल कहते हैं, और जो सूर्य का वायुमंडल है उसे हम कोरोना कहते हैं। आप कहोगे सर वही कोरोना जो अभी आया था, अब वो इसी संरचना ही है, दिस इज कोरोना। तो यदि आप यहां से देखेंगे तो सूर्य की संरचना में 6 लेयर्स आपको दिखाई देते हैं। सबसे जो केंद्र का भाग है उसे हम कोर कहते हैं। कोर के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे हम रेडिएटिव जोन कहते हैं। इस रेडिएटिव जोन के जो चारों ओर का क्षेत्र है उसे हम कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। और जो सूर्य की सतह है, जो सरफेस है, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल का जो वायुमंडल या प्रकाश मंडल से लगा हुआ जो वायुमंडल है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर का ये लगा हुआ जो वायुमंडल है उसे हम कोरोना कहते हैं। तो ये सूर्य की यदि हम लेयर्स की बात करें तो 6 लेयर्स होते हैं, जो केंद्र से लेकर के और वायुमंडल तक की बात होती है। यदि हम
कोर की बात करें कि आखिर में ये कोर है, जो यहां पे कोर है, इस कोर में क्या होता है, कोर में कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो इस कोर का जो तापमान होता है, इस कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री मिलियन, आप अनुमान लगा सकते हैं दिस इज 15। इसके जो कोर का जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री मिलियन डिग्री से, यहां पे या 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा लिख सकते हैं, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस सूर्य के केंद्र का तापमान बहुत ज्यादा है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। आप अनुमान लगा सकते हो हमारी शरीर का तापमान कितना है, 37, और सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना अधिक तापमान है कि यहां पे इस तापमान पे जो परमाणु होता है, जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। और इनका जो विखंडन होता है किस में हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में हो जाता है, नाभिक में हो जाता है। ये जो परमाणु है, ये एटम्स जो होता है, ये टूट जाता है। और किस में टूटता है, आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉन में और नाभिक में। यहां पे समझिएगा, जब ये इस इतने अधिक टेम्परेचर पे ये परमाणु टूटता है और बनता है इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। एंड सेकेंड जो महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो होता है न्यूक्लियस या नाभिक, जिसे आप कहते हो नाभिक का। और इस नाभिक के साथ साथ आप देखोगे दूसरी और प्लाज्मा का निर्माण होता है। दूसरा होगा कि प्लाज्मा का निर्माण होता है, प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब ध्यान समझिएगा, ये किस में होता है, कोर में संरचनाएं होती हैं, कोर में ये स्थिति होती है। टेम्परेचर कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत अधिक तापमान है। इस तापमान पे परमाणु एटम्स टूटता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन और नाभिक में, प्लाज्मा का निर्माण होता है। अब जैसे आपके मन में आता है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में क्या होता है बेटा, प्लाज्मा में, इस प्लाज्मा में स्थिति ये होती है, ध्यान समझिएगा। अब ध्यान समझिएगा कि आखिर में प्लाज्मा में होता क्या है। ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो संलयन होता है, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है और हीलियम में कन्वर्ट होते, साथ ही साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, यहाँ पे उष्मा मुक्त होती है। इस प्लाज्मा में हाइड्रोजन नाभिक के बीच हाइड्रोजन जो न्यूक्लियस है, जो हाइड्रोजन जो नाभिक है, इनके बीच नाभिक के संलयन की क्रिया होती है, हीलियम का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये सारी प्रोसेस कहां होता है, कोर में होता है। अब ध्यान समझिएगा, दूसरा यहां पे आप देखोगे, दिस इज कोर, ये आपने देख लिया, ये कोर का है। इस कोर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, यहां पे देखोगे, इस कोर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, आप कहोगे यही रेडिएटिव जोन है, यही विकिरण मंडल है। मीन सेकेंड पॉइंट ये है कि आप एक शब्द में कहोगे कि कोर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, ये किसका, कोर के चारों ओर का क्षेत्र है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने कहा, कोर के चारों ओर का क्षेत्र, कोर के चारों ओर का ये क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट ये है कि केंद्र में जो उत्पन्न ऊर्जा है, केंद्र में या केंद्र से जो उत्पन्न ऊर्जा है, केंद्र से जो उत्पन्न ऊर्जा है, ये उत्पन्न ऊर्जा है, ये फोटॉन, एक्सरेज एवं गामा किरणों के रूप में प्रवेश करती है। और चूंकि ये किसके रूप में, फोटान के रूप में प्रवेश करती है, एक किरण के रूप में प्रवेश करती है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रेडिएटिव जोन, विकिरण मंडल। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, रेडिएटिव जोन, यह हम इसे कहती हैं विकिरण मंडल। क्यों, क्योंकि जो केंद्र में जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा इस प्रकार यहाँ पे एक्सरेज के रूप में, गामा रेज के रूप में इस प्रकार ये पास होती है। तीसरा आप देखोगे, इस यहां विकिरण मंडल के चारों ओर का जो क्षेत्र है, आप देख सकते हो विकिरण मंडल के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। मींस अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो ये होता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन जो होता है, आप पहला पॉइंट यही बताओगे कि ये विकिरण मंडल के चारों ओर का क्षेत्र है। पहला पॉइंट है विकिरण मंडल के चारों ओर का क्षेत्र है, विकिरण मंडल के चारों ओर का क्षेत्र है, विकिरण मंडल के चारों ओर का क्षेत्र, पहला पॉइंट चारों ओर का क्षेत्र है। दूसरा सेकेंड पॉइंट आप बात करेंगे, दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में आप बताइए,
दूसरा जब हम बिंदु बात करते हैं तो ये जो आप देखते हैं जो कन्वेक्टिव जोन होता है ये कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिका का मतलब ये होता है कि ऊपर कुछ छोटी कोशिकाएं या नीचे कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं। तो यहां पे जब आप ध्यान देते हैं तो ये आपका जवाब होगा संवहनी जो होता है ये कोशिका से निर्मित होता है। आपका जवाब होगा कोशिका से निर्मित होता है, कोशिका से निर्मित होता है। और ये जो किरणें हैं इसी कोशिकाओं से होकर पास होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जैसे यदि आप देखोगे कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं और इस प्रकार हम बात करेंगे कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, तो ये जो रेज थी जो एक गामा किरणें थी जो ऊर्जा थी वो इसी कोशिकाओं से होकर के इस प्रकार पास होती है। तो आप यहां पे जवाब दोगे कि कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण, ये कोशिका समान आकार की नहीं होती बल्कि नीचे जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं और जो ऊपर होती हैं वो छोटी होती हैं। तो इस बिंदु पर भी आपको ध्यान देना है। तो हमने अभी तक 3 लेयर्स के बारे में बात किया, एक कोर के बारे में, दूसरा रेडिएटिव जोन के बारे में और तीसरा जो हमने बात किया है वो कन्वेक्टिव जोन के बारे में। अगला जो पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं। यहां पे समझिएगा पृथ्वी की जो सतह है, इस पृथ्वी की सतह को हम फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। इस प्रकाश मंडल पे आप देखोगे कि कभी कभी यहां पे देखोगे छोटे छोटे काले धब्बे पड़ जाते हैं बेटा। यहां पे देखोगे इस प्रकार छोटे छोटे काले धब्बे पड़ जाते हैं। इन काले धब्बों को सौर धब्बा या इसे हम सौर कलंक कहते हैं। मींस यदि आपसे एग्जाम में आए कि इसी मंडल में सौर कलंक की घटना होती है, ये भी आपसे कि आखिर में सौर कलंक की स्थिति किस परत में होती है, आप कहोगे सरफेस पे। सौर कलंक की स्थिति इसी पे होती है। हालांकि सौर कलंक के बारे में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे जब हम आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे, वहां पे बताएंगे कि सौर कलंक क्या होता है, सौर कलंक चक्र क्या होता है, 11 वर्षों पर घटित होता है, फिर मैक्सिमा की स्थिति में क्या होगा, मिनिमम की स्थिति में क्या होगा, ये सारी बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अब प्रकाश मंडल के चारों, अब सूर्य का क्या हो जाता है, वर्णमंडल है। जब हम क्रोमोस्फीयर, जैसे सौरमंडल को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोस्फीयर, ये जो क्रोमोस्फीयर है ये क्या है, ये सूर्य का वायुमंडल है। पहला पॉइंट आपका जवाब होगा कि ये सूर्य का वायुमंडल है, सूर्य का ये वायुमंडल है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा, यदि आप सूर्य का वायुमंडल है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, अब इस पर ध्यान दीजिए, फिगर पे आप लोग आइए, यहां पे देखोगे इस वाले पार्ट को, ये क्या है, ये जो ये सूर्य की सतह है और सूर्य की सतह के जो चारों ओर का जो वायुमंडल है इसे ही ये नाम देते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर यदि आप देख रहे होगे तो ये किससे बना है, ये गर्म गैसों से निर्मित है बेटा। ये किससे निर्मित है, गर्म गैसों से निर्मित है। मिस अगला यदि यहां पे देख दहकता हुआ गैस है तो दिस इज अगला जवाब होगा कि ये किससे निर्मित है, तो आपका जवाब होगा गर्म गैसों से निर्मित है। दूसरा पॉइंट यहीं पे और पॉइंट्स को समझना है, गर्म गैसों से निर्मित है। एंड थर्ड पॉइंट यदि हम बात करें इसमें थोड़ी सी और है कि गैस, जो ये गर्म गैस है, इस गैसों के उठते हुए प्रवाह को, इन गैसों के, जब ये मान लीजिए गैस है और ये गैस क्या हो, एक प्रवाहित तो उठ रहा हो, तो इस गैसों के उठते हुए प्रवाह को गर्म गैसों से निर्मित है। और गैसों के उठते हुए प्रवाह को, गैसों के उठते हुए प्रवाह को स्पीक्यूल्स कहते हैं। गैसों के उठते हुए प्रवाह को क्या कहते हैं, स्पीक्यूल्स कहते हैं, स्पीक्यूल्स कहते हैं। ये बातें भी आपको ध्यान देना है। तो स्पीक्यूल्स क्या होता है, अब हो सकता है आपके एग्जाम में बस यही पूछ लिया जाए कि स्पीक्यूल्स की घटना कहां पे होती है, आपको 4 दे दिया जाए, आप तुरंत कहोगे कि दिस इज क्रोमोस्फीयर में। अगला जो आपके सामने है वह है कोरोना। कोरोना इस सूर्य के वायुमंडल का बाह्य आवरण है। क्या कहोगे, अब सभी लोग, यहां पे ये सूर्य के वायुमंडल का बाह्य आवरण है, ये एक्सोस्फीयर है, बाह्य आवरण है। और इसी क्षेत्र से या इस क्षेत्र से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। इस क्षेत्र से कोरोना जो है, इस कोरोना क्षेत्र से आवेशित कण आप कह सकते हो प्रोटॉन में समझ रहे हो, प्रोटॉन का मतलब समझ रहे हो या नहीं,
बिल्कुल सही। दिस इज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं, आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं, ये भी बातें ध्यान देना है। एक बात आप लोगों ने सुना होगा सोलर फ्लेयर के बारे में। सोलर फ्लेयर क्या होता है बेटा? होता क्या है, क्रोमोस्फीयर में बेटा, क्रोमोस्फीयर में ही सोलर फ्लेयर की स्थिति होती है। क्रोमोस्फीयर में जब तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जब क्रोमोस्फीयर में तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, तो इसे हम क्या, सोलर फ्लेयर कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? सोलर फ्लेयर, या इसे हम कहते हैं सौर तूफान कहते हैं। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए बने रहे आप हमारे साथ खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।